बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है फोर्स एंड मोशन। यानी ये चैप्टर जो है ये है ऑल अबाउट मोशन। इसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ना है। शुरू शुरू में हम इसमें वन डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर आखिर में हम इसमें टू डायमेंशनल मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है इसकी शुरुआत होगी फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक जो है ये फिजिक्स का बहुत ही बुनियादी सब्जेक्ट है। इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे और मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसा कि नाम से जाहिर है। मोशन जो है वो शुरुआत में हम पढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन, लेकिन इस चैप्टर के आखिर में हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल मोशन, जिसको कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की अपने लेक्चर नंबर 1 से और अपने पहले ही टॉपिक से, जिसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स या सिर्फ मैकेनिक्स, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की बॉडीज हैं और इनकी मोशन के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। इसी तरह क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं और फोर्स की मौजूदगी में मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी को क्लासिकल मैकेनिक कहा जाता है। तो इसके डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है और इसमें हम उन बॉडीज के मोशन के बारे में पढ़ते हैं जो कि हो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, यानी जो आंखों से दिखाई देती हैं और जो 1 माइक्रोमीटर से बड़ी बॉडीज हों। यानी इसका जो कम से कम लेवल है वो 1 माइक्रोमीटर होना चाहिए। तो ये वो बॉडीज हैं और इनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं कि इसकी मोशन क्या है, इसमें फोर्स लग रही है या नहीं। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इसके फिर दो टाइप्स हैं, यानी इसको दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स और एक को डायनामिक्स का नाम दिया जाता है। ये जो काइनेमेटिक्स है ये क्लासिकल मैकेनिक की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन विदाउट काज, विदाउट रीजन, कि इस मोशन का रीजन। So, kinematics is the branch of classical mechanics in which we study about the motion of bodies without cause. काइनेमेटिक्स को अगर देखा जाए तो काइनेमेटिक्स में ये जो पहला वर्ड है काइन, इसका मतलब होता है मोशन। और इसमें जो दूसरा वर्ड है मैटिक्स, इसका मतलब है मैथमेटिक्स। यानी काइनेमेटिक्स जो है इसमें हम मोशन की मैथमेटिक पढ़ते हैं। जो मोशन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बॉडी का डिस्टेंस कितना है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, हम इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। एक्सेलरेशन कितना है, हम इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि ये मोशन शुरू कैसे हुआ था और मोशन के शुरू होने का काज क्या बना, क्या वजह थी कि बॉडी जो है ना वो मोशन में आ गई। तो इसी को कहा जाता है काइनेमेटिक्स। फिर क्लासिकल मैकेनिक की दूसरी ब्रांच है डायनामिक्स। डायनामिक्स में भी हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन विद काज, यानी जो काज है वो भी साथ में पढ़ते हैं। तो मोशन की काज क्या होती है, ऐसे क्या वजह होती है कि बॉडी में मोशन शुरू हो जाता है। मोशन की काज होती है फोर्स। सो डायनामिक्स डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। यानी मोशन भी हो रहा है और उसकी वजह क्या है, फोर्स। क्योंकि फोर्स की वजह से ही किसी बॉडी का मोशन या तो रुक जाता है या तो कोई बॉडी मोशन में आ जाती है। तो चैप्टर 3 फोर्स एंड मोशन के दो हिस्से होने वाले हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो होगा काइनेमेटिक्स और सेकंड पार्ट इसका होगा डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स को अगर हमने समझना है तो इसके कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स की मदद से किसी बॉडी की जो काइनेमेटिक्स है वो हम समझ सकते हैं। यानी हमें काइनेमेटिक्स में पढ़ना होगा डिस्टेंस। इसी तरह अगर किसी मूविंग बॉडी की काइनेमेटिक्स को समझना है तो डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन,
three equations of motion इसमें हम ये पढ़ेंगे। फ्री फॉल मोशन भी इसमें हम पढ़ सकते हैं और इसी तरह इसमें आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जब हम इतना पढ़ चुकेंगे तो इसके बाद शुरू हो जाएगा डायनामिक्स। यहाँ तक हम फोर्स का कोई जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन डायनामिक्स में हमने फोर्स के बारे में पढ़ना है। डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे अबाउट द न्यूटन्स लॉज। न्यूटन की जो 3 लॉज हैं वो इसमें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे मोमेंटम, फिर मोमेंटम एंड फोर्स, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें ये पढ़ा जाएगा। इसी तरह कोलिजन, एक्सप्लोजन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हमारे एक तरह से इस पूरे चैप्टर की समरी होगी कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। तो ये आउटलाइंस है कि ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। इसी तरह हम कर्व में होने वाले मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। और कर्व में होने वाला मोशन जो है ना, वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है और इस तरह के मोशन को कहा जाता है कर्वी लीनियर मोशन। So the motion of a body in 2 dimensional curve or in a circle is called curvilinear motion। और ये वाला मोशन होगा द प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये वाला मोशन होता है कर्व में। तो ये भी लिखते हैं। अच्छा, तो बात करते हैं रेस्ट की। फिजिक्स की जुबान में रेस्ट किसे कहा जाएगा, हालत सुकून कौन सा होगा। अगर एक बॉडी हमारे सामने मौजूद है, ठीक है, और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, और हम क्या है, ऑब्जर्वर, हम उसको कर रहे हैं ऑब्जर्व। तो वो बॉडी हमारे लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही और टाइम गुजर रहा है। टाइम के लिहाज से भी वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही कि अगर वो सामने वो बॉडी जहां पे पड़ी हुई है वहीं पर ही पड़ी हुई है और टाइम गुजर रहा है, तो हम बोलेंगे द बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड रेस्ट। लेकिन क्या इस बात को जनरलाइज किया जा सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि वाकई में पूरी दुनिया में इस वक्त ये वाली बॉडी रेस्ट में है? या अगर मैं आपके सामने इस वक्त खड़ा हूँ, तो क्या मैं इस बात को जनरलाइज कर सकता हूँ कि वाकई में मैं पूरे यूनिवर्स में ही इस वक्त रेस्ट में हूँ? तो ये बात होगी गलत, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो सन के गिर्द इस तरह सर्कुलर मोशन कर रही है। ज़मीन की ये जो मोशन है ये है 30 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि अर्थ के लिहाज से हमारी स्पीड है 0। यानी इस वक्त हम अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ के लिहाज से हमारी कोई स्पीड नहीं है, मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन सन के लिहाज से अगर देखूं तो अर्थ मोशन में है। अब एक आदमी सन पे ऑब्जर्वर मौजूद होगा और वो ऑब्जर्वर मुझे देखेगा तो वो कहेगा आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी मैंने बताई? 30 किलोमीटर पर सेकंड। ये मैंने आपको अपनी स्पीड बताई। अब इसी स्पीड को देखा जाए किलोमीटर पर हावर में, तो ये वाली स्पीड बनती है 10,70,000 किलोमीटर पर हावर। तो ये स्पीड ऑफ अर्थ है अराउंड द सन। लेकिन हमारी जो अर्थ है वो तो अपनी जगह पर भी इस तरह रोटेशन करती है। तो अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो कितनी होगी? अर्थ की रोटेशनल स्पीड है 1670 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये अर्थ की रोटेशनल स्पीड हो गई। तो बहरहाल मैं आपसे बात कर रहा था, अगर एक बंदा रेस्ट में है तो वो अपनी इस बात को पूरे यूनिवर्स में जनरलाइज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं मोशन की। अब अगर एक बॉडी हो और वो टाइम के लिहाज से और ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। जैसे मैं ऑब्जर्वर हूँ और मेरे सामने ये वाली बॉडी मौजूद है, तो मैंने देखा कि मेरे लिहाज से और टाइम के लिहाज से ये जो बॉडी है अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। पहले ये बॉडी यहाँ पे थी, अब यहाँ, उसके बाद यहाँ। तो इसे मालूम हो रहा है कि ये बॉडी है मोशन में।
रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव। इस बात का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं है। इस बात का मतलब ये है, जो मैंने अभी आपको समझाया, कि अगर एक आदमी रेस्ट में है तो जरूरी नहीं है कि वो पूरे यूनिवर्स में रेस्ट में है। इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए जाते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक। अब देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे सामने भी मेरा दोस्त खड़ा है, तो जहां से मैं अब ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं वो मेरी क्या हो गई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मेरे लिहाज से ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा और हम दोनों एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं। तो मैं बोलूंगा कि मेरे लिहाज से ये मेरा दोस्त रेस्ट में है और इस दोस्त के लिहाज से मैं रेस्ट में हूं। लेकिन अगर इसी दोस्त का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाए, ये चला जाए मून पे, ठीक है, अब ये वहां से कर रहा है ऑब्जर्वेशन, वहां से मुझे देख रहा है, तो अब मैं इस दोस्त के लिहाज से अब रेस्ट में नहीं हूं। मेरे सामने एक दूसरा दोस्त खड़ा है, तो मैं अपने इस दोस्त के लिहाज से किस पोजीशन में हूँ? रेस्ट में हूँ। लेकिन जो दोस्त मून पर है उसके लिहाज से मैं अब रेस्ट में ना रहा। मैं किस चीज में हूँ? मैं मोशन में हूँ। इसी तरह अगर बस में दो बंदे बैठे हुए हैं और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। और ये बस जो है ना, ये जा रही है। अब दूसरा आदमी वो बस से बाहर है, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। यानी अब ये बाहर से कर रहा है ऑब्जर्वेशन, ये बस के अंदर नहीं है। तो इसने देखा कि इसके लिहाज से बस में मौजूद दोनों आदमी अपनी जगह अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वो आगे निकल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि ये दोनों आदमी जो है ना, ये मोशन में है। तो बस के अंदर मौजूद दोनों आदमी ने क्या फैसला किया था? उन्होंने फैसला किया था कि हम दोनों रेस्ट में हैं। लेकिन बाहर वाला ऑब्जर्वर क्या फैसला कर रहा है? वो बता रहा है कि आप मोशन में हैं। तो जो अंदर दोनों आदमी बैठे हुए हैं, उनके रेस्ट को हम एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं मान सकते। हम कहेंगे कि आप एक दूसरे के लिहाज से, यानी रिलेटिवली, कंपैरेटिवली रेस्ट में हैं। लेकिन बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से आप दोनों किस चीज में हैं? मोशन में है, क्योंकि बस जो है ना, वो जा रही है। तो इसी तरह मोशन एंड मोशन इज रिलेटिव। एक मोशन भी दूसरे मोशन के लिहाज से होती है। मोशन एंड मोशन इज रिलेटिव। इस बात का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का खड़ा है, ठीक, वो रेस्ट में है, और दूसरा लड़का बाइक पे जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जो खड़ा है ना, इसकी अपनी स्पीड जीरो है, तो इसको देखेगा कि वाकई वो जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन अब इसने भी क्या किया कि इसका दोस्त बाइक पे जा रहा है, ये भी बाइक पर बैठ गया, दूसरी बाइक पर। यानी सवाल कुछ इस तरह है कि एक बंदा बाइक पे जा रहा है और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने कहा ए। जबकि दूसरा बंदा भी बाइक पे जा रहा है, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने कहा बी। तो ये जो बंदा है जो पीछे जा रहा है, इसको इस अगले बंदे की स्पीड 30 दिखाई नहीं देगी, बल्कि इस वक्त इसके पास अपनी भी स्पीड क्या है? 10। तो ऐसी कंडीशन में हमने बी ए से बी बी को माइनस कर लेना है। यानी 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। अब अगर ये बंदा कहेगा ना कि मैं तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, तो इसकी ये बात सही है। लेकिन इस बात को हम पूरे यूनिवर्स में जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मसला ये है कि इस बंदे की स्पीड उसको 30 दिखाई देगी जिसकी अपनी स्पीड क्या हो? जीरो, जो खुद रेस्ट में हो। लेकिन जो वाला बंदा खुद 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हो, उसको इस बंदे की स्पीड 30 दिखाई नहीं देगी, बल्कि 20 दिखाई देगी। इसीलिए कहा जाता है मोशन एंड मोशन इज रिलेटिव। अगर एक आदमी एक गाड़ी में बैठा है और ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि यही बात सब लोग कहेंगे या सब लोग इस बात को मान लेंगे। इसी तरह अगर हम ये कहें कि ये जो वी ए वेलोसिटी वाली बाइक है, ये आ रही है वी बी की तरफ, ठीक है, जब इसके तरफ आ रही है, तो वी बी वेलोसिटी वाली बाइक जो है, जब ये देखेगा वी ए को, तो अब इसको जो है ना, ये वाली स्पीड 30 दिखाई नहीं देगी, बल्कि ऐसी कंडीशन में इन दोनों स्पीड को जमा करना होगा। जब इन दोनों स्पीड को हम जमा करेंगे, तो इस वक्त ये जो ऑब्जर्वर बी है, ये कहेगा
कि ऑब्जर्वर ए जो है वो मेरी तरफ आ रहा है बाइक पर बैठकर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इससे मालूम हो गया कि अगर एक आदमी जो है ना वो कहता है कि मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो है अपने इस बात में गलत नहीं है। लेकिन हम इस बात को जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरी गाड़ी के लिहाज से इसकी स्पीड 50 ना हो। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरी गाड़ी रिस्ट में है। जब उसमें मौजूद ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो वो क्या कहेगा कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो। लेकिन अगर वो दूसरी गाड़ी भी मोशन में हुई तो फिर इसकी स्पीड को हम 50 नहीं कह सकते, फिर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव हो जाएगी। तो इसलिए मोशन इज रिलेटिव, वेलोसिटी, स्पीड एंड स्पीड इज रिलेटिव। डिस्टेंस यानी फासला। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ये है कि एक स्टूडेंट जो है वो अपने घर से निकला और वो गया है मार्केट तक। तो इसकी रास्ते की जो टोटल लंबाई है, इस लंबाई को हम बोलेंगे डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस, डिनोटेड बाय एस। इसको हम एस से डिनोट करते हैं, या इसको हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं, या इसको एक्स से या डी से डिनोट किया जाता है। ये मुख्तलिफ इसके सिंबल्स हो सकते हैं। इट इज़ अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इट इज़ स्केलर, नॉट वेक्टर। इट्स एस आई यूनिट इज मीटर, इसका एसआई यूनिट मीटर है, जबकि इसका सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर, और एफपीएस यूनिट क्या है? सो इट्स एफपीएस यूनिट इज फुट, एफ टी। तो ये इसके हो गए मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स। इसी तरह हम डिस्टेंस को बाज़ औक़ात किलोमीटर में, बाज़ औक़ात माइल में नापते हैं। जहाँ पे जो यूनिट कन्वीनियंट हो वही यूनिट हम सिचुएशन के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। डायमेंशन, इट्स डायमेंशन इज m पावर 0 l पावर 1 t पावर 0। तो या हम लिख सकते हैं l, इट्स डायमेंशन इज l, या फिर m पावर 0 l पावर 1 t पावर 0, ये इसकी डायमेंशन होगी। डिस्टेंस जो है ये हमारे साथ कोई भी रास्ता हो सकता है। जैसे ये कोई स्ट्रेट पाथ हो सकती है a से b तक, यानी हम ऐसे जा रहे हैं, और इसी तरह ये कोई इस तरह का पाथ भी हो सकता है। डिस्टेंस कोई ऐसा पाथ भी हो सकता है। सो डिस्टेंस जो है वो कोई भी पाथ हो सकता है, हमें सिर्फ इस रास्ते की लंबाई से मतलब है कि रास्ते की लंबाई जो है वो कितनी है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस का एक खास किस्म का केस है, अ स्पेशल केस ऑफ डिस्टेंस। तो इसलिए अगर किसी स्टूडेंट ने कई रास्ते तय किए हैं तो इन कई रास्तों में हमें एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, जो शॉर्टेस्ट भी हो और एक खास डायरेक्शन में हो। सो दिस शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहाँ से शुरू हुई पॉइंट ए से, ये बॉडी गई है अप टू पॉइंट बी, फिर पॉइंट बी से गई है पॉइंट सी, और इस तरह ये बॉडी पॉइंट डी तक गई है और डी से दोबारा वापस मूव की है टुवर्ड्स ए। तो ये पूरा का पूरा ए से लेकर दोबारा ए तक, ये जो कंप्लीट क्लोज पाथ है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? डिस्टेंस। इसमें हम दो पॉइंट्स के दरमियान अगर कोई शॉर्टेस्ट और डायरेक्टेड डिस्टेंस ले सकते हैं तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो वो कितने बनते हैं? जैसे ए से लेकर बी तक, ये एक शॉर्टेस्ट और डायरेक्टेड डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस भी है लेकिन ये एक डिस्प्लेसमेंट भी है, एक खास डायरेक्शन में है। इसी तरह अगर मैं ए से सी तक आना चाहता हूँ तो दो रास्ते तो ये हो गए, ए से बी तक आऊंगा फिर सी तक आऊंगा, ठीक है। तो ये टोटल रास्ता शुमार होगा डिस्टेंस में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं ए से लेकर सी तक जाऊंगा डायरेक्ट, इस तरह का डायगनली एक रास्ता फॉलो करूंगा और मैं वहां तक सी तक जो है ना पहुंच जाऊंगा। सो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर होता है और इसको हम डिनोट करते हैं एस से, लेकिन एस के ऊपर एरो का निशान लगाएंगे। सो डिनोटेड बाय, इसको एस से डिनोट करेंगे या फिर डी से डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट किया जा सकता है, आर से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ये इसके मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हैं। इट इज वेक्टर और ये होगा वेक्टर, नॉट स्केलर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम होता है, यानी मीटर। यूनिट यानी बात कर रहा हूं मैं एस आई यूनिट की, ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। एस आई यूनिट, सी जी एस यूनिट होगा सेंटीमीटर, और एफ पी एस यूनिट होगा फुट। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मीटर। इसकी डायमेंशन इसकी सेम होगी, वही डायमेंशन जो डिस्टेंस की है। सो डायमेंशन इज इक्वल टू एल, या फिर m पावर 0, l पावर 1, t पावर 0, ये इसकी डायमेंशन होगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ये बाज औकात सेम होते हैं और एक जितने होते हैं। यानी सेम से मेरी मुराद ये है कि बाज औकात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये तब होगा जब बॉडी जा रही हो स्ट्रेट लाइन में। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है बॉडी मूव कर रही है, तो इस वक्त डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। फर्क ये है कि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं लेंगे, और अगर उसी डिस्टेंस में हमने डायरेक्शन ले ली तो वो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। इसी तरह अगर इस कंडीशन को देखा जाए, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक बॉडी जा रही है, तो एक रास्ता तो ये हो गया, लेकिन एक रास्ता ये भी है, ये दो रास्ते हो गए। तो इस वक्त डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो किस रास्ते को माना जाएगा, वो इस स्ट्रेट लाइन को माना जाएगा। दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट एस। ये जो कर्व पाथ है इसको हम मानेंगे डिस्टेंस। ये जो कर्व पाथ है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये डिस्टेंस हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है। ऐसी कंडीशन में इन दोनों का अगर रेशो लिया जाए, डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं इसको एस लिखूं और इसको एस एरो, अब अगर मैं ऐसे लिखूं एस डिवाइड बाय एस एरो, तो इन दोनों का जो रेशो है वो 1 से कम आएगा। यानी डिस्टेंस जो है वो अगर इस तरफ आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों का रेशो जो है वो 1 से कम आएगा। अगर हम मुख्तलिफ सिचुएशन में देखें, तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक आपस में क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है कि एक सर्कल हमारे साथ इस तरह बन गया, तो इस सर्कल का ये हो गया डायमीटर, और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये इसके दो रेडियस हो गए। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहें तो वो कैसे मालूम करेंगे। तो डिस्टेंस जो है इनिशियल पॉइंट से शुरू होकर दोबारा इसी पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस वो सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर होगा, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट मालूम करें तो डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसी कंडीशन में होगा 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। विच पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स कौन से होंगे, ये दो पॉइंट्स होंगे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी यही है, और फिर जब बॉडी घूम के इधर आएगी दोबारा तो फाइनल पॉइंट भी यही है, जिसकी वजह से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या हो गया, 0। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो इन दोनों के दरमियान फासला कितना होगा, 0 होगा, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ऐसी कंडीशन में 0 होता है। अब अगर हम इस सर्कल को हाफ कर लें, यानी हम बात करें सेमी सर्कल की, कुछ इस तरह, तो अगर ये एक सेमी सर्कल है तो यहाँ पे भी ये जो डायमीटर है ये बराबर होगा 2r के, यानी ये पहला r ये दूसरा r,
सेमी सर्कल का। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे मालूम करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा हाफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि 2 पाई आर है। ये 2 और ये 2 कैंसिल, सो एस इज इक्वल टू पाई आर। सो दिस इज द डिस्टेंस। ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस पाई आर के बराबर होगा। लेकिन इस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है उसके लिए हम ढूंढेंगे शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस। अगर ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस जो कि डायमीटर के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डिस्प्लेसमेंट 2r के बराबर होगा एंड डिस्टेंस पाई आर के बराबर होगा। एक तीसरी सिचुएशन भी है हमारे साथ, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक बॉडी मूव कर गई है और इसका डिस्टेंस है s, या इसको हम s1 कह देते हैं। फिर पॉइंट बी से c तक गई है ये जो बॉडी है, इसको s2 कहा। तो ये मोशन हुआ है एक्स एक्सिस में, ये वाला हुआ है वाई एक्सिस में, और तीसरा मोशन भी हुआ है जो कि जेड एक्सिस में है। यानी कुछ इस तरह, इनवर्ड द बोर्ड, दिस इज द पॉइंट डी। इसको डिस्टेंस s3 का नाम दिया। तो ऐसी कंडीशन में टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे मालूम करेंगे? ऐसी कंडीशन में टोटल डिस्टेंस मालूम करने का तरीका यह है कि s इज इक्वल टू सिंपली इन तीनों डिस्टेंसेस को जमा कर लो, यानी s1 प्लस s2 प्लस s3। अगर ये तीनों आपस में बराबर है, यानी ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, तो फिर आप लिखेंगे s इक्वल टू s प्लस s और प्लस s। सो s इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ s। तो डिस्टेंस मालूम हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमने टोटल मालूम करनी है, यानी ए से लेकर डी तक, तो उसके लिए हमें ये सारा रास्ता नहीं लेना होगा, बल्कि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो वो हम ए से डी तक एक रास्ता ऐसे बनाएंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर्स है, तो उसके लिए हम अगर इन तीन वेक्टर्स को जमा कर लें तो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। और इन तीन वेक्टर्स को बाय हेड टू टेल रूल ही जमा किया गया है अगर यहाँ पे और से देखा जाए। तो मुझे अब एस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना है कि वो क्या होगा। तो उसको मैं यहाँ पर मालूम कर लेता हूँ, यानी मैं इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जब हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं इन 3 डायमेंशंस। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सो एस इज इक्वल टू s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर, और यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट। क्योंकि ये s1 s2 और s3 तीनों आपस में बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ s स्क्वायर, यानी मैंने इसको भी s कह दिया, इसको भी s कह दिया और इसको भी s कह दिया और तीनों को जमा कर लिया अंडर रूट। दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट जो है वो आ जाएगा 3 पर, और s स्क्वायर का जब हम अंडर रूट लेंगे तो उसे क्या आ जाएगा s। सो दिस इज द आंसर। यानी ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसके बराबर होगा, अंडर रूट 3 s के बराबर होगा, जबकि डिस्टेंस जो है वो 3s के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है ये ज्यादा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो बराबर होता है डिस्टेंस के या उससे कम होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।